अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो पीछे जो स्लाइड हमने डिस्कस किया है तो उससे आपको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि ये दोनों क्या हैं और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको को रिलेशन में ही पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है। In lower plants, the entire plant body may be capable of growth. In higher plants, growth is confined to a certain region called the growing points. These regions are called meristems. देखिए, जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स प्लांट जो होते हैं उनकी पूरी बॉडी में जो है ग्रोथ का अमल हो रहा होता है, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी इस काबिल होती है कि वो ग्रोथ कर सके। क्योंकि वो छोटे साइज़ के होते हैं, उनका बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ कुछ सेंटीमीटर्स के होते हैं, वो इतने लॉन्ग प्लांट्स नहीं होते या ट्रीज नहीं होते, छोटे प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट ना। तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि उनकी पूरी बॉडी जो है ग्रोथ कर सके। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो टॉल ट्रीज होते हैं लाइक ट्रैक्योफाइट्स और दूसरे तरह के प्लांट्स, तो उनमें क्या होता है कि उनकी पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं करती उनके अंदर, बल्कि ग्रोथ के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है। उन ग्रोइंग पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टम्स कहते हैं। उन जो ग्रोइंग टिप्स हैं या ग्रोइंग एंड्स हैं उनका हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, जिसे हमने क्या कह दिया? मेरिस्टम। अच्छा, मेरिस्टम का जिक्र आपने और कहाँ पढ़ा है? ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 2 में हमने मेरिस्टम को पूरा डिस्कस किया था। Then they consist of a group of cells called meristematic cells that are capable of division and giving rise to new cells. ये जो हमने रीजन्स का पहले नाम बता दिया कि वो रीजन क्या कहलाते हैं? मेरिस्टम कहलाते हैं। उन मेरिस्टम रीजन के अंदर कुछ तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो और न्यू तरह के सेल्स फॉर्म करें। देखिए, प्लांट की बॉडी में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट सेल और एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। परमानेंट सेल क्या होते हैं कि जो मतलब डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब लीव्स है, रूट्स है, जो भी वो उनका काम है वो बना रहे हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल टाइप में जो है चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह का सेल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये वाले क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाते हैं। Then the most important group of meristematic cells are found at stem and root apices and are constitute of the apical meristem. देखिए, इन्होंने क्या कहा कि इसी तरह से पहले हमने कहा कि रीजन्स होते हैं, ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, ग्रोथ रीजन जिसे हम कह रहे हैं ग्रोथ पॉइंट, तो वो कहलाते हैं मेरिस्टम। उस मेरिस्टम के अंदर जो है हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब इन्होंने कहा कि प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर दो जगहों पे होते हैं ये मेरिस्टम, एक जो है रूट की एपेक्स पे और एक शूट की एपेक्स पे। एपेक्स क्या होता है? टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है वो एपेक्स कहलाता है। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो सबसे पहला ऊंचा वाला जो पार्ट है, टॉप वाला जो पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट, वो कहलाएगा स्टेम का एपेक्स। और रूट का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, डाउनवर्ड वाला जो पार्ट है, क्योंकि रूट नीचे की जानिब ग्रो करती है ना, तो जो जमीन की जानिब जो रूट का पार्ट है वो क्या कहलाएगा? रूट का एपेक्स कहलाएगा। तो ये जो इनकी टॉप एरिया पे जो सेल होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपाइकल मेरिस्टम कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम का काम क्या है? Their activity result in primary structure of plant or the primary growth. They are responsible for the increase in length of the plant axis at both the stem and root branches. They are also responsible for the production of lateral appendages such as leaves and floral parts. ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इनके 3 फंक्शंस हैं। 3 फंक्शन हमारे पास क्या है इनके? तो 3 फंक्शंस इनके हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो ये क्या करेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और द प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? लेंथ का इंक्रीज होना, ठीक है, साइज का इंक्रीज होना क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ। तो ये रूट का भी और शूट का भी क्या करेंगे? लेंथ को बढ़ाएंगे, लेंथ वाइज उनको ग्रो करवाएंगे, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट एक्सिस एट बोथ स्टेम एंड रूट ब्रांचेस। और ये ब्रांच
ब्रांचेस की भी ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। पहले तो नॉर्मल जो एक्सिस है उसकी ग्रोथ कराएंगे, फिर रूट की ब्रांचेस हैं और स्टेम की ब्रांचेस हैं। स्टेम एक अकेली तो नहीं होती ना, उसके साथ ब्रांचेस भी निकली हुई होती, तो उनकी भी ये ग्रोथ करवाते हैं। देन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस सच एज लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट्स। लेटरल अपेंडेजेस क्या होती है, एक तो होता है सेंट्रल और एक होता है लेटरल। सेंट्रल क्या होता है, जो एक्सियल पार्ट होता है जो कि स्टेम और रूट है। इसके अलावा लेटरल वाले पार्ट्स क्या होते हैं, जो साइड वेज वाली जो होती है ना, जो साइडों में चीजें होती है, उसे हम कहते हैं लेटरल अपेंडेजेस। तो प्लांट के लेटरल में क्या आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स आ जाते हैं। तो इन सब की ग्रोथ भी क्या करते हैं, ये अपाइकल मेरिस्टम करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप का मेरिस्टम आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, इन सर्टेन केसेस इंक्रीज इन लेंथ आल्सो टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम. These are the part of apical meristem which have become separated from the apex by the permanent tissue. They occur at the base of nodes in grasses, below the nodes in mid and base of leaf in many plants. देखिए सबसे पहले तो इंटरकैलरी मेरिस्टम होते क्या है। जब हमारे पास ग्रोथ हो रही होती है ना, तो अपाइकल मेरिस्टम होते हैं। अपाइकल मेरिस्टम का होता है, एपेक्स पे होते हैं, ये सेल डिवाइड होते हैं और सेल का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सेल की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, तो अपाइकल मेरिस्टम ऊपर चलेगा। तो कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, वो नीचे रह जाता है। अपाइकल मेरिस्टम का कुछ हिस्सा जो है वो नीचे रह जाता है, बाकी पार्ट ऊपर ग्रो कर जाता है। तो जो नीचे पार्ट रह जाता है, ये जो सेल्स होते हैं, ये जो अपाइकल मेरिस्टम के सेल्स नीचे रह जाते हैं, इनके अंदर जाहिर सी बात है ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, एबिलिटी है, ये डिवाइड हो सकते हैं, कुछ चीज़ें फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सेल के अंदर कैपेबल होते हैं कि ये ग्रोथ करवा सकें। तो यही जो ग्रुप ऑफ सेल है जो लेफ्ट बिहाइंड रह गया है, इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये भी हमारे पास क्या काम करते हैं, सेम वही काम करते हैं, हमारी लेंथ में, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है, और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये क्या कहते हैं, अब इसकी लोकेशन बताई हुई है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये नोड्स में पाए जाते हैं, इंटर नोड्स में पाए जाते हैं और बेस ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम का कॉन्सेप्ट और डायग्रामेटिकली अच्छे से दूंगी ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए। देन थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टम हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। 3 तरह के मेरिस्टम हमारे पास होते हैं, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. Now come to the lateral meristem. The gymnosperm are dicots contain lateral meristem in the form of cylindrical sheet in the vascular bundle or between them or beneath the epidermis. इन्होंने क्या कहा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और जो डाइकोट्स होते हैं, डाइकोट्स क्या होते हैं, जो 2 कॉटिलेडन फॉर्म करते हैं, ठीक है, कंटेन लेटरल मेरिस्टम। उनके पास क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है। किस फॉर्म में होता है, शीट्स की फॉर्म में होता है, बंडल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। होता कहाँ है, बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं प्लांट के, जाइलम एंड फ्लोएम, और बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। तो 2 तरह के कैम्बियम होते हैं, एक होता है कॉर्ड कैम्बियम और एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम। जो एपिडर्मिस के नीचे वाला होगा वो कहलाएगा कॉर्ड कैम्बियम। एपिडर्मिस क्या होती है, प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे क्या कहलाता है, कॉर्ड कैम्बियम। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम जो कि इनसाइड होता है, फ्लोएम जो कि आउटसाइड होता है, इन दोनों के दरमियान जो होता है वो क्या कहलाता है, वेस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। आपको याद होगा हमने पूरा पढ़ा था, कैम्बियम रिंग बनता है, किस तरह से जो है ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पे बस इसका थोड़ा सा जिक्र है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कैम्बियम हमने डिस्कस कर लिया कि 2 तरह के कैम्बियम होते हैं, एक होता है कॉर्ड कैम्बियम और एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम। बीनीथ द एपिडर्मिस कॉर्ड कैम्बियम होता है और बिटवीन द जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल हमारे पास क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। Now these are the cambium and phylogen of cord. Activity of these tissue result in the increase in diameter of stem and root and the secondary tissue of the plants are formed. Increase in thickness due to the lateral meristem is called secondary growth. देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाएगा कि जो लेटरल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। एंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, यू हैव टू नो अबाउट इट। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ आपको रिकॉल होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में इसकी डिटेल्स पढ़ी थी कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन
डायमीटर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने आपसे बताया था कि एक सबसे पहले जब इनिशियली ग्रोथ होती है तो वो प्राइमरी ग्रोथ होती है। एक लिमिट होती है कि प्लांट जो है प्राइमरी ग्रोथ करता है, मतलब उसका सिर्फ हाइट बढ़ती रहती है। जो आपने देखोगे ना यंग प्लांट्स होते हैं वो पतली, उनकी जब आप स्टेम देखेंगे तो वो इतनी चौड़ी नहीं होती, वो पतली होती है, ठीक है, थिन होती है वो। क्यों? क्योंकि लेकिन वो होते हैं टॉल है। लेकिन आप जितने ओल्ड प्लांट देखेंगे उनकी स्टेम क्या होगी, उतनी ही थिक होगी। हम उसी से अंदाजा लगाते हैं, आपको याद होगा हम एनुअल रिंग्स काउंट करते थे प्लांट के, तो उससे हमें पता चलता है कि कितने राउंड सेकेंडरी ग्रोथ के हुए। तो जो डायमीटर बढ़ता है, जो थिकनेस बढ़ रही है, जो चौड़ान हो रही है प्लांट की, वो किसकी वजह से होती है? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती है। तो प्लांट के अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। किसकी एक्टिविटी से कराता है? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्लांट के अंदर क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस करा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से लोअर एलिमेंट की पूरी, लोअर प्लांट की जो है पूरी बॉडी जो है ग्रोथ करती है, और हायर प्लांट्स के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं जिसमें हमने पढ़ा कि 3 तरह के मेरिस्टम होते हैं। अपाइकल मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी होता है, और हमारे पास लेटरल मेरिस्टम होता है। तो अपाइकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, और सेकेंडरी जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम क्या करवाते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो है कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूंगी, नोड्स, इंटर नोड्स क्या होते हैं, और मेरिस्टम के लोकेशन आपको मैं डायग्रामेटिकली बता दूंगी ताकि आपको जो है और अच्छे से मेमोराइज हो जाए। Now the next topic is phases of growth. तो क्या फेजेस होते हैं ग्रोथ के प्लांट्स के अंदर? अगर हम बात करें तो इन लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स ग्रोथ इन्वॉल्व द एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स फॉलोड बाय सेल डिवीजन। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स, इनकी बॉडी कुछ कुछ सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है, छोटे छोटे से प्लांट होते हैं। तो इनमें क्या होता है? पहले सेल इनलार्ज होते हैं, अपना साइज बड़ा करते हैं, उसके बाद सेल क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। फिर अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो इन हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म इंक्रीज इन द लेंथ टेक्स प्लेस ओनली एट द apices of the roots and shoots which can be recognized as 3 regions exhibiting 3 phases of growth। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, जो टॉल ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े हायर प्लांट्स होते हैं, तो उनमें हमने पीछे भी जिक्र किया था कि जो टॉल ट्रीज होते हैं उनमें ग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं, या अपाइसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 फेजेस बताए हैं यहाँ पे जो कि टॉल ट्रीज में होते हैं। नंबर 1 इज फॉर्मेटिव फेज, नंबर 2 इज इलोंगेशन फेज, एंड द 3 इज मैचुरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। Now come to the formative phase. Formative phase क्या होता है? This is restricted to the tips of roots and shoots where the cell constantly divide and thus increase in number. Cells in this phase are closely packed together. They have thin cellulose wall, dense cytoplasm and large nucleus. जो formative phase के सेल होते हैं उनमें क्या होता है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है सिर्फ अपाइसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी कि जब मेरिस्टम होता है वो कहाँ होता है? एपेक्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स पे होता है, ठीक है। वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है वो किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो सेल क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहते हैं और अपने जो है नंबर जो है बढ़ाते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। सेल इन दिस फेज आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। अच्छा, जो इस फेज के सेल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्लोजली जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा थर्ड कैरेक्टर इनका क्या है? दे हैव थिन सेलुलोज वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। इनकी जो वॉल होती है, आपको पता है कि प्लांट की जो सेल की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है, वैसे थिक सेल वॉल होती है। लेकिन जो फॉर्मेटिव फेज के सेल है इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी, और साइटोप्लाज्म इनका डेंस होगा, कंडेंस गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस क्या होगा? बड़ा सा इनका सेंटर में न्यूक्लियस होगा। अब बात आती है कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज क्यों कम है, थिन क्यों है इनकी सेल वॉल? तो इनकी सेल वॉल इसलिए थिन है क्योंकि देखिए इन्हें अपना साइज क्या करना है? बड़ा करना है। अभी ये फॉर्मेटिव फेज में, अभी इन्हें सेल डिवाइड करने और सेल्स बनाने। तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा? इनकी सेल वॉल जो है ना वो थिन होगी। अगर थिक सेल वॉल हुई, बहुत रिजिड हुई, तो ये डिवाइड नहीं हो सकेंगे, ठीक है। रिजिड होंगे, इतने सख्त होंगे कि डिवाइड नहीं हो सकेंगे। तो इसीलिए इनकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है, ताकि इजीली डिवाइड हो सके और नंबर ऑफ सेल्स क्या कर सके? फॉर्म कर सके। तो ये होता है हमारे पास
फॉर्मेटिव फेज। इसके बाद हमारे पास आता है इलोंगेशन फेज। Now, the elongation phase, this phase occurs immediately behind the formative region. The cell here do not divide, but on account of their turgid condition, they enlarge and elongate until they reach their maximum size. In the roots, the region of elongation extends over a few millimeter and in the stem over a few centimeter. देखिए elongation phase में क्या होता है, नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है elongation। elongation का मतलब क्या होता है, लंबा होना, खिंचना, ठीक है, elongate होना। तो इस फेज में क्या होगा कि ये फॉर्मेटिव फेज के बाद होता है। जितनी भी डिवीजन हो रही है ना, जितनी भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने, सेल का एडिशन जो होना है, नए नए सेल जो बनने, वो सब किस में होगा, फॉर्मेटिव फेज में होगा। जितने भी सेल बनने वो सब बन जाएंगे फॉर्मेटिव फेज में। अब वो जो बने बनाए सेल हैं वो आ जाएंगे इलोंगेशन फेज में। तो इलोंगेशन फेज में क्या होगा, नए सेल नहीं बनेंगे, जो पुराने सेल हैं जो कि फॉर्मेटिव फेज में बने उसकी क्या होगी, इनलार्जमेंट होगी। ठीक है, देखिए लिखा है ना, सेल हियर डू नॉट डिवाइड, सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे, बट ऑन अकाउंट ऑफ देयर टर्जिड कंडीशन दे इनलार्ज एंड इलोंगेट अंटिल दे रीच देयर मैक्सिमम साइज। ये क्या करेंगे, इनलार्ज होंगे, फैलेंगे, बड़ा करेंगे, अपना सेल का शेप बड़ा करेंगे, सेल का साइज बड़ा करेंगे, खिंचेंगे, ठीक है, जब तक कि ये अपने आइडियल साइज पे ना पहुंच जाए। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि फॉर्मेटिव फेज में हमारे पास क्या हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, नए नए सेल बन के आ रहे हैं। और इलोंगेशन फेज में क्या हो रहा है हमारे पास, कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, कोई भी यहाँ पे नए सेल नहीं बन रहे हैं। ठीक है, then in the root the region of elongation extend over few millimeter and in the stem over a few centimeter। जो elongation phase है रूट्स के अंदर वो सिर्फ few millimeter होता है, और जो स्टेम के अंदर है few centimeter, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेम आपने देखा कितनी ज़्यादा ग्रो करती है, तो वो काफ़ी सेंटीमीटर्स में जो ना लंबी लंबी ग्रो करेगी। और जो है रूट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करती, तो इसीलिए लिखा है कि वो few millimeter ग्रो करती है। देन थर्ड हमारे पास आते हैं मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन फेज। This lie behind the region of elongation. Here the thickening of cell wall takes place. The enlarged and elongated cell are modified into permanent ones. Thus in the region of maturation the cell become adapted to perform the different function। देखें कितनी सीक्वेंस वाइज है। अब हमारे पास आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज किसके बाद आएगा, इलोंगेशन के फेज के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे होके क्या होगा कि जो सेल इलोंगेट हुए, सबसे पहले क्या हुआ, सेल फॉर्म हुए। फॉर्मेशन का आप ऐसे याद रखिए कि फॉर्म होना, न्यू सेल क्या हुए, फॉर्म हुए, उसके बाद वो क्या हुए, इलोंगेट हुए, वो लंबे हुए, चौड़े हुए, साइज उन्होंने अपना क्या किया, बड़ा किया। उसके बाद वो क्या होंगे, मिच्योर हो जाएंगे। मिच्योर का मतलब क्या, जैसे जब हम मिच्योर हो जाते हैं तो हमारे पर नमाज फ़र्ज हो जाती है, हमारे पर बहुत सारी ड्यूटियां फ़र्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से जब सेल भी मिच्योर हो जाएंगे तो इनके ऊपर भी इनकी ड्यूटीज आयद हो जाएंगी। जैसे कि क्या काम होंगे जब सेल मिच्योर हो जाएंगे, पहले तो क्या होगा कि इनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इन्होंने फर्दर जो है अपना शेप या अपना साइज या अपना जो है कुछ भी चेंज नहीं करना है। जब इन्हें अपना सेल साइज चेंज करना था, बढ़ाना था, ठीक है, तब इनकी सेल वॉल क्या थी, थिन थी। अब जब ये इनका सब कुछ हो गया, ये अपने आइडियल साइज पे पहुंच गए, अब इन्होंने अपनी जितनी इनको लेंथ इंक्रीज करनी थी वो कर ली, जितना साइज बढ़ाना था वो बढ़ा लिया, उसके बाद अब क्या होगा, ये मिच्योर हो गए, अब इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और इनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो आपने यही याद रख ली कि थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल टेक्स प्लेस हो जाएगी इसके अंदर। देन अब ये इनलार्ज और इलोंगेटेड सेल जो है, ठीक है, ये क्या करेंगे, परमानेंट वन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि प्लांट के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, एक होते हैं परमानेंट। परमानेंट क्या होते हैं, जो कि मिच्योर सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, जो किसी भी टाइप ऑफ सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं। परमानेंट वन से क्या हम रहते हैं, अब ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि जाइलम है, वेसल्स हैं, ठीक है, फ्लोएम है, डिफरेंट डिफरेंट जो ना टिश्यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। दस इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन द सेल बिकम अडेप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अब जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारियां आयद हो जाएंगी, जैसे हम मेच्योर होते हैं हमारे पर आ जाती है, वैसे इनके ऊपर भी हो जाएगी। तो ये काम भी करना शुरू कर देंगे, जैसे कि हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं प्लांट के अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम, तो ये अपना काम स्टार्ट कर देंगे वाटर एंड फूड ट्रांसफर का। तो ये एक वर्किंग स्टार्ट हो गई ना। इस तरह से ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इस तरह से मल्टीपल सेल्स उनकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, तो सब अपना क्या कर देंगे, फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज द फेज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। 3 फेजेस, फॉर्मेटिव, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। अगर आप इसकी डिटेल्स नहीं भी याद होती, लेकिन अगर आप इसके वर्ड्स को ही माइंड में रखें ना, तो आपको पूरी इसकी कहानी जो है वो खुद ब खुद याद आ जाएगी।
तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट, जो हमने पीछे टेक्स्ट में डिस्कस किया। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा इसकी पोजीशन के हवाले से बता दूंगी, तो आए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि 3 तरह के फेजेस होते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स में, जिसमें हमारे पास अपाइकल मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, और तीसरा क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम। तो इसकी पोजीशन हमने डिस्कस करनी थी कि अपाइकल जो होता है वो कहाँ होता है। अपाइकल जो होता है वो प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट पे होता है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट पार्ट स्टेम का होता है वो कहलाता है एपेक्स। इसी तरह अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स का जो लोअर मोस्ट पार्ट है ये इसका क्या कहलाएगा, एपेक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सेल होंगे ना वो क्या कहलाएंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाएंगे, और ये रीजन क्या कहलाएगा, अपाइकल मेरिस्टम कहलाएगा। ये फेज ऑफ ग्रोथ क्या कहलाएगा, अपाइकल मेरिस्टम। अब होता क्या है कि जब ग्रोथ होती है ना, जब ये स्टेम ग्रो करिए, जब जाहिर सी बात है सेल डिवाइड करेंगे तो ये ग्रो करेगा, ये ऊपर इंक्रीज इन इसका साइज होता जाएगा। तो इसके साथ साथ सेल भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ सेल जो है यहाँ पे छोड़ते चले जाते हैं। जब भी ये ऊपर जाते हैं तो वैसे पूरा ग्रुप ऑफ सेल ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो नीचे रह जाते हैं। अब ये सेल भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं, सही है। इनमें भी पोटेंशियल है कि ये डिवाइड हो, ग्रोथ करें, सब कुछ करें। तो यही जो ग्रुप जो लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है, जो पीछे छूट जाता है अपाइकल मेरिस्टम का, यही ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। फिर आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ होता है, जो साइड्स में मौजूद होता है, ठीक है। ये विथ करवाता है, ये हमने बताया था आपको कि ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, दिस इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम। तो ये हो गए फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। इसके बाद हमने क्या डिस्कस करनी थी, पोजीशन ऑफ नोड एंड इंटरनोड। के नोड क्या होती है, इंटरनोड क्या होती है। नोड क्या होती है, जहाँ से ये लीफलेट अराइज होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। इनके बिटवीन का जो एरिया होता है ये हमारे पास कहलाता है इंटरनोड, ठीक है। इनके बिटवीन का एरिया कहलाता है इंटरनोड, और जहाँ से लीफलेट्स अराइज होते हैं ये कहलाता है नोड। एंड दिस इज द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। Now, the secondary growth in plants. Secondary growth may be defined as the increase in diameter of stem and roots due to the activity of secondary meristem called the cambium. सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, हमारे पास जो प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होना, उसकी थिकनेस का बढ़ जाना क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। ये किस वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की कॉज क्या है, हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम 2 तरह के होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम होता है और कॉर्ड कैम्बियम होता है। कॉर्ड कैम्बियम का होता है बीनीथ द एपिडर्मिस, और वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, बिटवीन द vascular bundles. Now, the secondary growth occur in the permanent zone formed during the maturation phase. The first step in secondary growth is the linking of these groups to form a ring of cambium tissue between the xylem and phloem. होता क्या है सेकेंडरी ग्रोथ में, जब परमानेंट जोन बन जाता है मैचुरेशन फेज में, तो उसके बाद क्या होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इनके दरमियान में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आते हैं, वो एक रिंग टाइप का पूरा बना देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कैम्बियम। This is achieved by radial division of the cambium cell. The xylem is situated on the inner side of the cambium ring and the phloem on the outer side. ये किस तरह से होता है, ये जो रिंग बनता है ये रेडियल डिवीजन ऑफ द कैम्बियम सेल की वजह से होता है। कैम्बियम सेल होते हैं जो कि रेडियली डिवाइड होते हैं और इस तरह से क्या कहते हैं, पूरा रिंग फॉर्म करते हैं। जो जाइलम होता है वो कहाँ होता है, इन साइड में मौजूद होता है। जो हम एक, मैंने आपको याद है अगर सेकंड चैप्टर में बताते हैं, हमने कहा था कि स्लाइस जो है तो उसके इनर साइड पे जो है वो क्या होता है, जाइलम होता है, और उसके आउटर साइड पे क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम इनसाइड होता है, सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम क्या होता है, आउटसाइड होता है। द सेल ऑफ द कैम्बियम रिंग नाउ डिवाइड टेंजेंशियली टू फॉर्म अ सेकेंडरी जाइलम टिश्यू ऑन द इनसाइड एंड द सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द आउटसाइड। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो परमानेंट टिश्यू है, जो कैम्बियम, अब जो कैम्बियम है यहाँ पे वो क्या करेगा, डिवाइड होगा, और वो क्या करेगा, न्यू जाइलम बनाएगा जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो इनसाइड क्या करेगा, न्यू सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, और आउटसाइड क्या बनाएगा, न्यू सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। In between adjacent vascular bundle they form a secondary parenchyma thereby increasing the circumference of a medullary race. इसके दरमियान में क्या बना देगा, पेरेंकाइमेटस टिश्यू बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेडुलरी रेस का क्या होगा, सर्कमफेरेंस इंक्रीज होगा, उसका डायमीटर इंक्रीज होगा और प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी। In stem, similar column of parenchyma are formed within the secondary xylem and phloem forming medullary race. Stem के अंदर भी यही अमल होगा और
पेरेन्काइमेटस टिश्यू फॉर्म होंगे विद इन द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जो न्यू कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बने थे, वहीं पे पेरेन्काइमेटस टिश्यू भी फॉर्म होंगे और मेडुलरी रेस बना देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा है कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस है जो नेसेसरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो उसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि बाहर से उसकी ग्रोथ पर असरअंदाज होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनली उसको क्या कहते हैं अफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ को। ग्रोथ इज ब्रॉट अबाउट बाय सेल डिवीजन, एक्सपेंशन एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ किस तरह से होती है हमें पता है। सबसे पहले सेल डिवीजन होती है, फिर वो साइज में एक्सपेंड होते हैं, इलोंगेट होते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन हो जाती है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि पहले सारे सेल एक जैसे होते हैं, फिर वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग जो है वो अपने काम करने लग जाते हैं, अलग अलग परमानेंट टिश्यूज बना देते हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। जो ग्रोथ पे फैक्टर्स असरअंदाज हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन विच ऑल्टर द रेट ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का बड़ा ही खास किरदार है प्लांट की ग्रोथ में, तो आए हम टेम्परेचर को देख लेते हैं। मोस्ट एंजाइम वर्क ऑप्टिमली इन बिटवीन 25 degree centigrade to 37 degree centigrade. Therefore, the metabolic function of cells, formation of new protoplasm, and cell division rapidly takes place in between the range of this temperature. Normally, the rate of growth increases with the increase in temperature. At very high temperature, the rate of growth stops and the plant may die due to the excessive transpiration or loss of enzyme. देखिए टेम्परेचर का क्या रोल है। टेम्परेचर का सबसे पहले तो आप ये याद रख लें कि टेम्परेचर जो है एंजाइम जो होता है, ठीक है। देखिए प्लांट की बॉडी हो या ह्यूमन की बॉडी हो, ठीक है, प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं या जो सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं, एंजाइम परफॉर्म करते हैं। अब एंजाइम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो हर टेम्परेचर पे काम नहीं करते, ना ज़्यादा लो टेम्परेचर पे काम करेंगे ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे। उनकी एक लिमिट है, वो उस टेम्परेचर पे क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। उनकी वो लिमिट क्या होती है, एक्टिव ऑप्टिमल लिमिट होती है। क्या कहलाती है, जो कि यहाँ पे कितनी 25 to 37, ये जो लिमिट है ना टेम्परेचर की, इस डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है एंजाइम एक्टिव होते हैं और मैक्सिमली वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर इससे हाई हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम किससे बने हुए होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये बात आप सबको पता है कि एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रोटीन क्या होता है, ब्रेक डाउन और लग जाता है, प्रोटीन डी नेचर हो जाएगा। जब प्रोटीन डी नेचर हो जाएगा तो एंजाइम खत्म हो गया, तो एंजाइम का फंक्शन ही नहीं हो सकता। क्या क्या काम करते हैं ये सारे मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे कि न्यू प्रोटोप्लाज्म का बनना, सेल का डिवाइड होना, ये जो सारे प्रोसेस है ना, इन सब के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है जो इनको रेगुलेट कर रहा होता है, जो इन प्रोसेस को करवा रहा होता है। तो अगर वो एंजाइम ही खत्म हो जाएगा तो ये सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे, सारे प्रोसेस ही खत्म हो जाएंगे। नॉर्मली द रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ग्रोथ इंक्रीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 टेम्परेचर हो गया या 40 टेम्परेचर हो गया और ग्रोथ इंक्रीज हुई है, बिल्कुल भी नहीं। हम एक लिमिट तक बोलते हैं, जो हमें रेंज दी हुई है उस रेंज में। अगर इस रेंज से बढ़ जाए, 40 हो जाए या अबव 40 या 50 हो जाए, तो क्या होगा, उस पर ग्रोथ होगी नहीं, बल्कि ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ ऑल्टर्ड हो जाएगी, कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकेगा, क्योंकि सारे एंजाइम ही डीनेचर हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा नुकसान क्या है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप एंड द प्लांट में डाई ड्यू टू द एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन और लॉस ऑफ एंजाइम। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो ग्रोथ तो स्टॉप हो जाती है, देख लिया आपने किस तरह से ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और प्लांट जो है वो डाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन और लॉस ऑफ एंजाइम। आपको पता है कि बॉडी को कूल रखने के लिए प्लांट्स के अंदर एक फिनोमिना होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, जिसमें हम क्या कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट के लीव्स के एरियल पार्ट के ऊपर से पानी का भाप की शक्ल में जो है
एवापोरेट हो जाना, उड़ जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। तो हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन में वाटर के साथ क्या लॉस होती है? हीट भी लॉस होती है। तो जब भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बहुत गर्मी होती है, तो प्लांट की बॉडी को कूल रखने के लिए ट्रांसपिरेशन का अमल ज़्यादा होता है। अब उसमें एक फ़ायदा तो है कि हीट एनर्जी बॉडी से कम होगी प्लांट की, लेकिन दूसरा नुकसान क्या है कि प्लांट का वाटर इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि प्लांट जो है वो वाटर की कमी की वजह से जो ना डाई हो जाएगा। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। देन द सेकंड फैक्टर इज लाइट। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द synthesis and action of chlorophyll, without which photosynthesis cannot take place. Usually light affect the rate of growth in three ways. लेकिन लाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस हवाले से? लाइट जो है वो सिंथेसिस के लिए चाहिए होती है और क्लोरोफिल के एक्शन के लिए। आपने बचपन से पढ़ते हुए आए, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा ही होगा कि जिसमें जो है प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, स्टार्च फॉर्म मेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोफिल और उसके एक्शन के लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमारे पास लाइट जो है वो बहुत ही अहम किरदार करती, बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। सॉरी। तो लाइट जो है अब तीन तरह से असरअंदाज है। तीन फैक्टर्स है लाइट के, या तीन कंडीशंस है लाइट की। वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो नंबर वन हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? इंटेंसिटी क्या होती है? शिद्दत। इंटेंसिटी हम कहते हैं लाइट की शिद्दत कितनी है, कितनी अमाउंट जो है वो लाइट की पड़ रही है। इट अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल विच अल्टीमेटली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो इंटेंसिटी है कि लाइट, ये इसमें हम ड्यूरेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी कुछ भी नहीं देख रहे, हम सिर्फ इसमें देख रहे हैं शिद्दत कितनी, कितनी इंटेंस लाइट है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर अफेक्ट करती है? क्लोरोफिल को और बाकी पिगमेंट्स को अफेक्ट करती है। नॉर्मल, ये भी हमारे पास नॉर्मल होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा शदीद लाइट होगी तो क्या होगा? वो प्रोटीन्स जो हैं, पिगमेंट्स जो हैं, पिगमेंट भी प्रोटीन की बने होते हैं, वो पिगमेंट को क्या करेगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट का फूड नहीं बनेगा। तो इस तरह से आगे जो है सारे आगे की जो चीज़ें हैं एक के साथ जो दूसरी कनेक्टेड है, वो सब प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। देन आफ्टर इंटेंसिटी हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ लाइट, कि क्वालिटी ऑफ लाइट किस तरह से इफेक्ट करती है। अच्छा, सनलाइट जो है आपको पता है कि वाइट लाइट जो है उसके 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, वेब की ओर। तो हर कलर का जो है डिफरेंट इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। हर कलर जो है वो डिफरेंट तरह से एक्ट करता है। It also influences on growth rate, such as red light favor elongation of cell and blue light enhances the cell division but retards the cell enlargement. देखिए, इसमें इन्होंने ये बताया है कि लाइट की जो क्वालिटी है, मतलब जो कलर्स हैं, उनका अलग अलग इफेक्ट होता है। किस तरह से इफेक्ट करते हैं? जो रेड कलर है वो क्या करवाता है? सेल की इलोंगेशन करवाता है, सेल का साइज बढ़वाता है, उसको इलोंगेट करवाता है। जबकि ब्लू लाइट जो है वो सेल की डिवीजन को इन्हेंस करवाता है, ठीक है, सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। लेकिन ये क्या करता है? रिटार्ड करता है सेल इनलार्जमेंट। अब देखिए किस तरह से इफेक्ट है, वो सेल को डिवाइड करवा रहा है लेकिन सेल को इनलार्ज नहीं करवा रहा। देन हमारे पास आती है अल्ट्रावायलेट लाइट। ये क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है प्रोटोप्लाज्म को एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है? प्रोटोप्लाज्म को, जो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। जब प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सेल की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रिटार्ड हो जाएगी। देन द थर्ड एंड द लास्ट हमारे पास आता है ड्यूरेशन ऑफ। देन थर्ड एंड लास्ट फैक्टर जो है हमारे पास आता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एग्जांपल फोटोप्रोटिज्म इन विच लाइट ड्यूरेशन इंड्यूसेस और सप्रेसेस द फ्लावरिंग। ड्यूरेशन क्या होता है? कि लाइट जो है कितनी देर के लिए जो है प्लांट को मिल रही है, ठीक है। प्लांट जो है कितनी लाइट जो है आइडियल रिक्वायर्ड है। तो ये हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनको कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उनको लाइट का जो है टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। जबकि जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको क्या चाहिए होती है? बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों के ऊपर असरअंदाज करती है। एग्जाम्पल फोटोट्रोपिज्म इन विच लाइट ड्यूरेशन इंड्यूसेस और सप्रेसेस द फ्लावरिंग। फोटो पीरियड जो फ्लावरिंग पे भी अफेक्ट करता है। जो कुछ प्लांट जो हैं, जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, वो लॉन्ग लाइट जब होगी या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लाइट होगी तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे।
ठीक है, क्योंकि उनकी आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्हें शॉर्ट टाइम पीरियड चाहिए लाइट का, तो इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ लाइट का असर होता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। तो लाइट हमने देखा कि लाइट के 3 कैरेक्टर्स थे, जिसमें इंटेंसिटी हमने पढ़ी, क्वालिटी हमने पढ़ी और ड्यूरेशन हमने पढ़ा। इंटेंसिटी में हमने लाइट की शिद्दत पढ़ी, क्वालिटी में हमने लाइट के कलर्स पढ़े कि किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ड्यूरेशन में हमने उसका स्पैन पढ़ा कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो है कितने प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.